हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। एज यू नो, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ hemoglobin, it is a graphical representation which shows the percent saturation at different level of partial pressure of oxygen in at constant pH. You know, this curve shows that there is a progressive increase in the percent saturation of hemoglobin, in which the percentage of hemoglobin bound with oxygen. When it becomes constant, that is at 30% saturation, the 50% saturated that when at 25 mm Hg and 75% saturated at 40 mm Hg, and in the last 97% saturated at 95 mm Hg. So hence this graph at particular different concentrations shows that higher is the partial pressure of oxygen, more is the percentage saturation of hemoglobin. But after a certain partial pressure of oxygen, a plateau is achieved by which there is no increase in percent saturation of hemoglobin irrespective of increase in partial pressure of oxygen. So this increase in percent saturation of hemoglobin with oxygen with increase partial pressure of oxygen is not linear. So a normal oxygen dissociation curve is always sigmoid shape, that is S shaped. The sigmoid shaped curve clearly indicates that as PO2 is low, hemoglobin has higher oxygen binding capacity, but as the percentage saturation of hemoglobin increases, its oxygen binding capacity decreases. Now we discuss the factors which affect the oxygen dissociation curve. Here more factors like pH, temperature, effect of 2pg, etc. we will discuss turn by turn. First is partial pressure of carbon dioxide in blood. हमने ये पहले भी हमने पढ़ा था कि जो बोर्स का हमने पहले इफेक्ट भी पढ़ा था, तो वो क्लियरली हमें ये बताता है कि जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व होता है वो राइट साइड मूव करता है जैसे जैसे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाता है। और इससे हमें पता चलता है कि जो परसेंटेज जो प्रेजेंस है CO2 की वो लोड्स करती है एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन, कि जितनी ज़्यादा ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग करने की एफिनिटी उसे उतनी ही कम होती जाती है, जिससे कि इसकी जो परसेंटेज सैचुरेशन है वो भी कम होती जाती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, बोर्स इफेक्ट। और जो ये बोर्स इफेक्ट है वो जुड़ा हुआ है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ, क्योंकि जब ऑक्सीजन रिच आर्टियल ब्लड पहुंचता है इन द कैपिलरीज एट द टिश्यू लेवल पर जब इनको एक्सचेंज होता है, तब वहाँ पर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो काफ़ी लो होता है एज़ कंपेरिजन टू प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड स्पेशली जब हम टिश्यूज़ की बात करते हैं तो वहाँ जो टिश्यू होते हैं मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से जो हाई पार्शियल प्रेशर होता है वो एक्सर्ट करता है बोर्स पे, और जो ऑक्सीजन है वो आसानी से डिफ्यूज जाती है टिश्यूज़ के अंदर। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो ग्रेटर इज द CO2 टेंशन, कि टिश्यू के अंदर जितना CO2 का प्रेशर होगा उतनी ही जल्दी ऑक्सीजन वहाँ रिलीज होगी। ठीक है। इसी तरह अगर हम अपटेक ऑफ ऑक्सीजन की बात करें विद बोर्स इफेक्ट, तो उसमें क्या पता चलता है कि जो इम्प्योर ब्लड जो होता है, जो वीनस ब्लड होता है, जो पासिस करता है थ्रो द लंग्स, उसमें क्या होता है CO2 ज़्यादा होती है और वो डिफ्यूज़ करता है कहाँ से, ब्लड से एल्वोलाई की तरफ, जिससे क्या होता है ब्लड के अंदर जो CO2 का जो टेंशन होता है वो धीरे धीरे लो होता जाता है, और वो क्या फेवर करता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को लेफ्ट एंड की तरफ मूव करने में हेल्प करता है, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, और टिश्यूज़ में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होता है। आगे हमें ये भी पता चला कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो pH के साथ भी ऑपरेट करती है, यानी कि pH का भी उसके ऊपर असर पड़ता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वाटर के जो प्लाज्मा होते हैं ब्लड के, उसके अंदर डिजोल्व हो जाती है। इन वाटर क्या बना लेते हैं, वो कार्बोनिक एसिड, जो आगे डिसोसिएट हो जाता है बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयंस में, और उससे क्या होता है जो ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज हो जाते हैं, वो pH को लोअर कर देते हैं और एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। और जैसे जैसे pH कम होता जाता है, जैसे कि 7.4 से 7.2, ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व होता है वो एवरेज 15% ऑफ टू द राइट मूव कर जाता है। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो इंक्रीज करता है अगर pH,
टू 7.6, तो उससे जो कर्व होता है वो सिमिलर अमाउंट में लेफ्ट की तरफ मूव कर जाता है। आगे हम बात करते हैं टेम्परेचर की, कि जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व होता है वो राइट साइड मूव कर देता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाते हैं, क्योंकि उससे क्या पता चलता है कि जो ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ वो धीरे धीरे कम होती जाती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं। तो जो परसेंटेज होती है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की वो 85% होती है कब, 25 डिग्री सेल्सियस पे, पर ये घट जाती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं, दैट इज़ एट 37 डिग्री सेल्सियस पे। ये कितनी रह जाती है 85 से 56 डिग्री सेल्सियस, 56%। तो इससे हम पता लगाते हैं कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो डिसोसिएट होता है इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स बहुत तेज़ी से इन कंपैरिजन जो लोअर टेम्परेचर पे जहाँ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वहाँ पर वो कम डिसोसिएट हो पाते हैं। तीसरा हम इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ 2Pg 2,3 DPG ऑन ऑक्सीजन। ये 2,3 DPG क्या होता है, ये है DPG इज ए डाईफॉस्फोग्लिसरेट, इट इज़ अ मेंबर इनिशेंट ऑफ एम्डन मेयरहॉफ पाथवे, जो जिसमें कि क्या होता है ग्लूकोज ग्लाइकोज की सिंथेसिस होती है, जिसकी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, और ये कहाँ होती है आरबीसीज के अंदर होती है। तो जो नॉर्मल लेवल होता है DPG का ब्लड के अंदर, उससे क्या होता है जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है वो स्लाइटली राइट की तरफ ही मूव करता है। बट ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज या फिर जब ऑक्सीजन की कमी होती है बॉडी के अंदर, तो उसमें क्या होता है जो 2,3 DPG होता है अमाउंट ऑफ आरबीसीज वो बढ़ जाता है, जो कि जिससे कि जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है वो राइट की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, और उससे क्या होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में से रिलीज होने की जो प्रोसेस होती है वो फास्ट हो जाती है, और जिसकी ऑक्सीजन प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम क्या होता है जो ऑक्सीजन की जो राइट वर्ड मूवमेंट होती है, यानी जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर होता है वो राइट की तरफ मूव करना लग जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है मसल्स को से लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन की क्वांटिटी चाहिए होती है, लार्ज अमाउंट में सप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 75 to 85% जो ऑक्सीजन होती है वो रिलीज हो जाती है फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं कि जो हमें रिलीज़ करने होते हैं लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ सेवरल एसिड फ्रॉम द मसल्स में से बहुत सारे एसिड रिलीज होते हैं जैसे कि लैक्टिक एसिड। तीसरा कि बॉडी के अंदर जो मसल्स होती है मसल्स के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन का अमाउंट भी बढ़ जाता है, और मसल्स का जो टेम्परेचर होता है वो भी 2 से 3 डिग्री बढ़ जाता है, जिससे कि हमारा जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो भी थोड़ा स्लाइटली राइटली मूव कर देता है। लास्ट जो इफेक्ट होता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो बाइंड कर देती है हीमोग्लोबिन के साथ एट द सेम पॉइंट, जिससे क्या होता है जो बाइंडिंग पावर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ वो अबाउट 250 टाइम्स ज़्यादा होती है देन ऑक्सीजन। तो इसीलिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो डिस्प्लेस कर देती है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन की साइड से, और जो केवल 0.4 mm रह जाती है एल्वियोलर एयर के अंदर। तो स्लाइट इंक्रीज इन CO कंसनट्रेशन, कि अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन अगर बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है एल्वियोलर लेयर एयर जो होती है उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट काफ़ी कम हो जाता है, जो कि हमारे लिए लीथल भी साबित हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे लास्ट जो हमारा टॉपिक है मसल मायोग्लोबिन एंड कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।